तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 8.2 और हमारे चैप्टर का नाम है भाई चतुर्भुज। तो हम क्या करेंगे कि भाई इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 8.2 है उसको डिटेल में बढ़िया सा हल करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रश्नावली 8.2 है ना, उसमें सबसे पहले हमको एक प्रमेय पढ़ना होगा जिसका नाम है मध्य बिंदु का प्रमेय। क्योंकि भाई इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर मध्य बिंदु के प्रमेय पे ही लगेंगे, तो आपको उसको जानना भाई अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मध्य बिंदु का प्रमेय होता है उसको पढ़ लेते हैं, फिर इन सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसको हटाते हैं साइड में, पढ़ते हैं मध्य बिंदु का प्रमेय सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिया है मध्य बिंदु का प्रमेय का। यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा है मध्य बिंदु का प्रमेय। यहाँ पर आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है और उसका नाम दे देना है ए बी सी। ठीक है, और ए बी का जो मध्य बिंदु हमने पी लिया है और जो ए क्यू का मध्य बिंदु है, सॉरी ए सी का जो मध्य बिंदु है उसका है क्यू है। और हमने क्या किया कि जो पी है उसको क्यू से क्या किया है, मिला दिया है। तो मिला दिया है, तो इसके बाद जो हमारा मध्य बिंदु का प्रमेय कहता है कि यदि जो पी क्यू है वो बीसी के समांतर होगा, यदि जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, बीसी के समांतर होगा, तो जो पी क्यू होगा ना वो बीसी के आधे के बराबर होगा, मतलब 1/2 बीसी के क्या होगा, बराबर होगा। यह हमारा कहता है मध्य बिंदु का प्रमेय। बस इतना ही है आपको। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो पी क्यू है ना वो बीसी के का होगा, समांतर होगा, तो ये जो हमारा पी क्यू है ना वो बीसी के आधे के बराबर होगा। तो जो हमने पी क्यू है वो बीसी के आधे के क्या है, बराबर हमारा है पी क्यू। बस ठीक है, यह होता है मध्य बिंदु का प्रमेय। समझ लिया आपने? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए, प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ पर चित्र बनाया गया है जिसमें पी क्यू आर और यस क्रमशः भुजा ए बी, बी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। मतलब ये जो P है वो ए बी का मध्य बिंदु है। देखो, जहाँ जो P है ना वो ए बी का मध्य बिंदु दिया है कि नहीं, और जो Q है वो BC का, जो Q है वो देखो BC का मध्य बिंदु है। R जो है वो सी डी का मध्य बिंदु है, और जो यस है वो ए डी का मध्य बिंदु है। इतना चीज हमको दिया है। ठीक है, देखिए आकृति 8.20 में हमने देख लिया भैया। बोला है कि AC उसका एक विकर्ण है। ये जो AC है ना इसका का है, एक है विकर्ण है। तो दर्शाइए, पहला क्वेश्चन, जो यस आर है उस समांतर होगा AC के, और जो यस आर है वो 1/2 AC के का होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलो ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो इसको हटा लेते हैं साइड में। ठीक है, और इसको भी हटाना पड़ेगा ना यार। हाँ जी, यहाँ पर देखिए भाई हमने फिगर पहले ही से बना लिया था क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना है, पहला जो ई का है यार इसको हटाओ। पहला जो इसका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमको दिखाना है कि जो यस आर है उस समांतर किसके होगा, AC के। ठीक है, और जो यस आर है वो बराबर होगा 1/2 AC के। ई हमको पहले क्वेश्चन में दिखाना है। ठीक है, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दिखाना है मेरे भाई, उसमें हमको दिखाना है कि जो PQ होगा ना वो यस आर के का होगा, बराबर होगा। ये हमको दूसरे क्वेश्चन में दिखाना है। और तीसरे क्वेश्चन में क्या दिखाना है मेरे भाई, तीसरे क्वेश्चन में दिखाना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQ
आर यस एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमको क्या करना है, दिखाना है मेरे भाई। करने का मतलब यही जो 3 क्वेश्चन है उसी को हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो चलो ना भाई, पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हमको यस आर चाहिए। तो यस आर देखो यहाँ पर है, यस आर ये इसका मध्य बिंदु होगा ना। तो हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ए डी सी। तो हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, ए डी सी में, एडीसी में क्या होगा, ये जो यस आर है वो एसी के का है, समांतर है। यस आर जो होगा वो एसी के का होगा, समांतर होगा। तो मेरे भाई मध्य बिंदु के प्रमेय से आपको पता है ना कि जब यस आर एसी के समांतर होगा तो जो यस आर है वो एसी के आधे के बराबर भी होगा। ये हमने पढ़ा था कहाँ से, मध्य बिंदु के प्रमेय से। बगल में लिख सकते हो, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, ये ठीक है। तो यहां से ये हमारा पहला का आंसर हो गया, बस यही पहले में करना था। अब ये पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा में हमको पी क्यू को, ये जो पी क्यू है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, कोनो दिक्कत नहीं। इसको 2 मान लेते हैं तो भी कोनो दिक्कत नहीं होगा, इसको मान लेना, बाद में काम देगा। ठीक है, अब आगे देखो, हमको दिखाना है पी क्यू बराबर यस आर। पी क्यू कहाँ है मेरे भाई, ये जो पी क्यू है वो यस आर के क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसमें त्रिभुज लेते हैं ये वाला ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, ये जो पी क्यू है ना वो एसी के क्या होगा, समांतर होगा। आप कहोगे हाँ सर, ये जो पी क्यू होगा वो एसी के क्या होगा, समांतर होगा। तो जब पी क्यू एसी के समांतर है मेरे भाई, तो जो पी क्यू होगा वो 1/2 एसी के बराबर भी होगा। कहाँ से, मध्य बिंदु के प्रमेय से ना, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 2, उसको माना था तो इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। कोनो दिक्कत नहीं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से। समीकरण अगर आप क्या करो, 2 और 4 से देखो, तो 1/2 एसी 1/2 एसी ई बराबर है। तो इसके इधर वाला भी साइड बराबर होगा, तो मतलब जो यस आर है वो पी क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये जो पी क्यू है वो यस आर के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो लिखोगे समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 से क्या हो जाएगा, देखो भाई 1/2 एसी 1/2 एसी के बराबर है। तो ये जो यस आर है वो पी क्यू के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है यस आर के का होगा, बराबर होगा। बस आंसर ये। तो देखो दूसरा वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उसको भी हमने कर लिया एकदम आसानी से। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन हल कर दिया। अब तीसरे में हमको हल करना है कि जो पी क्यू आर एस है, कहाँ गया पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस है ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो, तब ऊ का होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो चलो आमने सामने की भुजाओं को बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं। अब लिखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 3 से देखो,
हाँ, कौन सा लेते हैं, देखो एक को ले लेते हैं और किसको लेते हैं, 3 को। ठीक है, तो यहां से देखना समीकरण 1 व इसको लिख 3। समीकरण 1 व 3 से मेरे भाई क्या हो जाएगा, मेरी बात को अगर ध्यान से आप समझो, यहां से देखो, ये जो यस आर है वो एसी के समांतर है, और जो पी क्यू है वो भी एसी के समांतर है। तो यहाँ से जो हमारा यस आर होगा वो पी क्यू के भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यस आर है वो क्या होगा, वो हमारा पी क्यू के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, यस आर जो है वो पी क्यू के समांतर हो जाएगा। और अब यहाँ हमने देखो दिखाया था कि जो पी क्यू है वो यस आर के क्या है, बराबर भी है। तो यहाँ से जो हमारा पी क्यू है वो यस आर के क्या है, बराबर भी है। अब देखो हमने क्या किया कि देखो इसी भुजा को मैंने समांतर भी दिखा दिया और इसी भुजा को मैंने बराबर भी दिखा दिया। तो जब किसी भी चतुर्भुज में ना आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो और क्या हो, समांतर भी हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है भाई, याद रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं, किसी भी चतुर्भुज में अगर एक भुजा एक दूसरे के समांतर भी हो, देखो यस आर पी क्यू के समांतर भी है और यस आर पी क्यू के बराबर भी है, समांतर भी है बराबर भी है, तो वह एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो लिखोगे अतः पी क्यू आर एस, ठीक है, लिखोगे पी क्यू आर एस में सम्मुख सम्मुख भुजाओं युग, सम्मुख भुजाओं का युग बराबर है, बराबर तथा का है, समांतर दोनों है, बराबर तथा समांतर है। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अंतर मेरे भाई, तो पहले क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में एकदम बढ़िया सा हल कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। ठीक है मेरे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं ना। बोला एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ये हमको दिखाना है कि जो पी क्यू आर एस है वो का है, एक आयत है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा ना। तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, मतलब ए बी सी डी हमको एक चतुर्भुज बनाना है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, और उसका जो मध्य बिंदु होगा हम लेंगे पी क्यू आर एस, और भुजा ए बी का जो मध्य बिंदु होगा पी होगा, बी सी का मध्य बिंदु क्यू होगा, सी डी का मध्य बिंदु आर होगा और डी ए का मध्य बिंदु यस होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो मैंने भाई फिगर देखो पहले ही से बना लिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन को हल करते हैं ना। तो देखो भाई, हमको इसमें क्या बताना है
हमको बताना है कि ये जो पी क्यू आर एस है वो एक का है आयत है। अब मेरे भाई आयत क्या होता है? आयत में क्या होता है ना कि जो आपका आमने सामने का भुजा रहेगा वो बराबर रहेगा और प्रत्येक कोण 90 अंश के रहेंगे। ठीक है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने के भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितने अंश के रहेंगे? 90 अंश के। ये बात समझ में आ गई? चलो लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि भाई दिया है, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है मेरे भाई कि ये जो ए बी सी डी है ना, ये एक हमारा समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है। ए बी सी डी क्या है? एक समचतुर्भुज है जिसमें ध्यान देना, आप अगर ध्यान से देखोगे ये जो ए सी है वो बी डी का है लंब है। ए सी देखो, ए सी ये वाली जो ए सी भुजा है वो बी डी पे का है लंब है, मतलब 90 अंश का कोण बना रही है। ये 90 अंश का है कोण बना रही है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जो ए सी है वो लंब है किस पे? बी डी पर। ठीक है। और हमको सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ई हमको सिद्ध करना है मेरे भाई। चलो अब यहाँ से लगाने का प्रयास करते, लिखेंगे उपपत्ति। हल यहाँ से स्टार्ट होता है ना, उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब वही हल। ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये केंद्र है तो इसका नाम ओ दे देते हैं पहले ही से, कोनो दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। चलो सबसे पहले हम लेते हैं ए बी सी ले लें, ए बी सी ना। तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा कि जो पी क्यू वाली भुजा है वो ए सी की क्या होगी? समांतर होगी। तो आप कहोगे हाँ सर, पी क्यू वाली जो भुजा होगी वो ए सी के समांतर होगी। तो जब पी क्यू ए सी के समांतर है तो जो पी क्यू होगा वो 1/2 ए सी के बराबर भी होगा। कहाँ से भाई? मध्य बिंदु के प्रमेय से, आपको पता है, लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है। इतना हो गया। ओ इसको मान लेना समीकरण 1, इसको 2। ठीक है। आगे त्रिभुज, इसको लो ए डी सी। तो लोगों त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी में क्या हो जाएगा? ये जो यस आर है वो ए सी की क्या है? समांतर है। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यस आर समांतर है ए सी के। तो जो यस आर होगा वो 1/2 ए सी के बराबर भी होगा। कहाँ से? मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय से। इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या माने? इसको मैं मान लेता हूं कि 3 और इसको 4 मान लेता हूं। अब लिखना समीकरण 1 व 3 से। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। इसमें अगर तुम देखोगे 1 में तो जो पी क्यू है वो ए सी के बराबर है और जो 3 में यस आर है वो ए सी के बराबर है। तो ये दोनों समांतर है, ये दोनों ए सी के समांतर है।
तो ये जो पी क्यू होगा वो एस आर के समांतर हो जाएगा कि नहीं, समीकरण 1 और 3 थी, तो आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से जो पी क्यू होगा वो एस आर के क्या हो जाएगा, समांतर। इसको मान लेना समीकरण नंबर 5। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से लिखना समीकरण 1 और 3 हो गया ना, तो समीकरण 2 व 4 से। अब 2 व 4 से क्या हो जाएगा, 2 कहाँ है मेरे भाई, 2 2 2 कहाँ है, 2 देखो यहाँ पर है। जो पी क्यू है 1/2 AC के बराबर है, ये 2 है। और जो 4 है वो यस आर 1/2 AC के बराबर है। देखो 1/2 AC 1/2 AC, अगर ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके का होगा बराबर, मतलब जो पी क्यू है वो यस आर के का होगा बराबर। तो हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू बराबर किसके है, यस आर के। बात समझ में आई कि नहीं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब देखना मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात तो देखना। आपने देखा कि ये जो पी क्यू है यस आर के समांतर है और पी क्यू यस आर के बराबर भी है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी चतुर्भुज में अगर कोई भी भुजा समांतर भी हो और बराबर भी हो तो वह क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो आप कहोगे हाँ सर होता है, क्योंकि अगर किसी भी चतुर्भुज में एक भुजा उसके बराबर भी होगी और वही भुजा उसके समांतर भी होगी तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ई पता चलता है कि जो पी क्यू है वो एस आर के बराबर भी है और समांतर भी है। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ ये जो पी क्यू है वो यस आर के का है, बराबर भी है समांतर भी है। तो हमको बराबर चाहिए क्योंकि आयत दिखाना है, तो इस भुजा को इसके बराबर और इस भुजा को इसके बराबर हमको दिखाना पड़ेगा ना जी। तो हमने क्या किया है कि अभी इस भुजा को हमने इसके बराबर दिखा दिया है। ठीक है, इतना चीजें हो गई है। चलो अब एक चीज और यहाँ से देखो ध्यान से। अब क्या देख सकते हो आप यहाँ से ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ ना, दूसरे पेज पर बताऊंगा। अब आप क्या मान लेना ना, यहाँ पर ये वाला चतुर्भुज लेना है। तुम इसको ना, अब इसको ये वाला छोटा वाला चतुर्भुज इसमें आ जाओ। इसको P है, इसको E नाम दे दो मेरे भाई, E का PEO और इसका नाम F दे दो। तो अब लिखना PEOF में क्या लिखना, लिखना चतुर्भुज PEOF में। इसमें क्या हो जाएगा कि देखो ये जो PE भुजा, देखो E वाला भुजा, ई बड़ी वाली जो भुजा थी इसके क्या थी, समांतर थी। तो आप कहोगे हाँ सर समांतर था। तो ये जो छोटी वाली भी भुजा है ना, इस छोटी वाली भुजा के समांतर होगी। याद रखना, जब ये बड़ी वाली भुजा इस बड़ी वाली भुजा के समांतर था तो ये जो छोटी वाली भुजा है छोटी वाली भुजा के समांतर होगी। मतलब जो PE होगा वो एफ ओ के क्या होगा, समांतर होगा। तो हम लिखेंगे कि जो PE होगा वो एफ ओ के क्या है, समांतर है कि नहीं। फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा PF है ई वाला भुजा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, PF जो होगा ई ओ के भी क्या हो जाएगा, समांतर। क्यों, क्योंकि देखो ई वाला जो भुजा है, ई वाला भुजा इसके समांतर होगा, होगा कि नहीं।
तो जब ये बड़ी वाली भुजा इसके समांतर है तो ये जो छोटी वाली भुजा है ना, इस छोटी वाली भुजा के भी समांतर हो गई। तो इसीलिए मैंने इसी प्रकार लिख दिया कि जो पीई है, ध्यान देना, वो क्या होगा, ईओ के समांतर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो हमने क्या किया है, हमने इस वाली भुजा को इस वाले भुजा के क्या कर दिखा दिया, समांतर दिखा दिया, और इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के क्या दिखा दिया, समांतर दिखा दिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। इतना करने के बाद देखो इनकी जो कोण है वो भी 90 के होंगे। देखो ई कोण 90 का है, ई कोण कितने का है, 90 का। तो इसके जस्ट सामने वाला कोण भी कितने को हो जाएगा, 90 का। हमको पता है कि भाई का था यार, जब भी वीडियो बनाने जाते हैं ना तो ये सब आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। देखो उड़ रहा है ऐसा कि समझ ही में नहीं आ रहा है इनका क्या करें हम लोग। अब देखो इसके आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो ई जो कोण ओ है 90 का है। तो आपको पता है कि जब ई 90 का है तो इसके सामने वाला भी कोण कितने को हो जाएगा, 90 का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोण ओ है कोण पी के क्या है, बराबर है। तो लिखोगे कोण ओ, ठीक है। तो लिखोगे कोण जो ओ है ना, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण ओ किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के। कहाँ से भाई, ये 90 अंश दिया है, हमने 90 अंश इसको दिखा दिया। और हम क्या दिखा सकते हैं कि देखो जब कोण पी 90 का है तो ये भी कितने का होगा, 90 का। तो जब ई 90 का है ना तो यो कितने का होगा, 90 का। तो इसके सामने वाला भी कितने का होगा, 90 का, मतलब सब 90 के हो जाएंगे। तो जब कोण 90 90 अंश के आ गए और आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं ना कि यह एक क्या है, आयत है। तो लिखेंगे, तो लिख देना इस प्रकार, इस प्रकार पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसका एक कोण 90 अंश का है। अतः पी क्यू आर एस एक आयत है, आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने इस क्वेश्चन को बढ़िया से लगा लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोला है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलो इसका फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी एक आयत हमको बनाना है, तो उसका फिगर देखो मैंने पहले ही से बना लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुके रहोगे तब। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिगर था वो मैंने क्या किया भाई, बना लिया है। हमने देखो ए बी सी डी एक आयत बनाया है। फिर उसमें हमने क्या किया है कि पी क्यू आर एस ओ का है, वो मध्य बिंदु है। किसके मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है,
सी डी का मध्य बिंदु आर है और ए डी का मध्य बिंदु यस है, जैसा कि बुक में आपको दिया है वैसे हमने कर लिया है। ठीक है, और हमको दिखाना है कि पी क्यू आर एस एक का है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं मेरे भाई? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। तो चलो हल करते हैं इसको। तो हमको दिखाना है, सिद्ध करना है ना कि यह एक का है समचतुर्भुज। तो लिखो, सिद्ध करना है सबसे पहले। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। का है एक समचतुर्भुज है। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहां से लिख देना हल। ठीक है, त्रिभुज कौन सा लेते हैं भाई? ए बी सी ले लेते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा? ये जो पी क्यू है वो ए सी के क्या होगा? समांतर होगा। पी क्यू ए सी के समांतर होगा, तो जो पी क्यू होगा 1/2 ए सी के क्या होगा? बराबर भी होगा। कहाँ से भैया? पता हो गया होगा, मध्य बिंदु के प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब अगला, इसको एक मान लेना, इसको समीकरण 2। त्रिभुज ये वाला ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या हो जाएगा? ये जो यस आर है वो ए सी की क्या होगा? समांतर होगा। तो लिख देना कि जो यस आर है वो किसके? ए सी के समांतर है। तो जो यस आर है वो 1/2 ए सी के बराबर भी होगा। इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4। ये हुआ कहाँ से? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब आगे देखिए, इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 3 से। 1 और 3 से हमारा क्या हो जाएगा? देखो, 1 पी क्यू ए सी के समांतर है, 3 में क्या है? यस आर भी ए सी के समांतर है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो पी क्यू होगा वो यस आर के समांतर होगा। तो आप कहोगे हाँ सर, तो यहाँ से हो जाएगा जो पी क्यू है यस आर के समांतर हो जाएगा। ठीक, अब आगे, अब आगे लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से। अब 2 व 4 से क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो, पी क्यू 1/2 ए सी के बराबर है और यहाँ पर जो यस आर है वो 1/2 ए सी के बराबर है। तो 1/2 ए सी 1/2 ए सी के बराबर है। तो ये जो पी क्यू है ना वो यस आर के भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो पी क्यू है वो बराबर किसके हो जाएगा? यस आर के। बात समझ में आ गई? आ गई। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, हमने क्या किया? देखो, किसी भी चतुर्भुज में अगर एक भुजा बराबर भी हो और क्या हो? समांतर भी हो। यहाँ पर उसी भुजा का देखो हमने बराबर भी दिखाया है, समांतर भी दिखाया है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। तो हम लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक का है समांतर चतुर्भुज है। बातें समझ में आ गई? यह एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। उसी प्रकार इसी प्रकार आप क्या लेते हैं? कौन सा लें? ये लेते हैं बी, थोड़ा सा नीचे, बी सी डी में जो क्यू आर होगा वो बी डी के क्या होगा? समांतर होगा।
ना। तो लिखना, क्या लिखोगे? इसी प्रकार त्रिभुज BCD में जो QR होगा वो BD के क्या होगा? समांतर होगा। तो जो QR होगा वो 1/2 BD के बराबर भी होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से। यह बात है, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब आगे क्या होगा ध्यान देना। आगे देखो, जब देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि ये जो QR है वो 1/2 BD के बराबर होगा, तो एक बात याद रखो, इधर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो, ये जो BD है ना, BD ये क्या है? ये एक विकर्ण है आयत का, और ये जो AC है ना वो आयत का विकर्ण होता है। तो आयत के विकर्ण ना बराबर होते हैं, मतलब ये जो BD है वो AC के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो जहां BD है हम वहां AC भी लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि जो QR है वो 1/2 AC के क्या हो जाएगा? बराबर। कैसे? तो लिखना कि जो BD है वो AC के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? आयत के विकर्ण है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना आपने क्या किया? लिख दिया। अब देखो यहां से, अब ध्यान से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो QR है वो 1/2 AC के क्या है? बराबर है ना। और देखो, और यहाँ से देखोगे तो जो PQ है वो भी 1/2 AC के क्या है? बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये जो PQ होगा वो QR के क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं मेरे भाई? मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों 1/2 AC के क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो हम लिख देंगे कि जो हमारा PQ है, क्योंकि ये भी 1/2 AC के बराबर था, तो ये जो PQ होगा वो QR के क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं? ठीक, ये जो PQ होगा वो QR के बराबर होगा। अब देखो जो PQ है QR के बराबर है वो कहाँ है मेरे भाई? देखो, ये जो PQ है वो QR के क्या है? बराबर है। मैंने इस वाले भुजा को इस वाले भुजा के बराबर दिखा दिया, लेकिन हमने एक और चीज दिखाया है। हमने दिखाया है कि जो PQ है वो SR के भी बराबर है। ये जो PQ है ESR के भी का है? बराबर है। मतलब ई वाला भुजा इसके बराबर है, इसके। और अब यहाँ हमने दिखाया था कि ई वाला भुजा इसके भी बराबर है। बराबर है ना। तो ई वाला भुजा भी इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। तो बस अब हम क्या लिखेंगे? अब हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं उसको लिख कर आपको बताता हूँ। तो 1 मिनट रुक जाइए भाई थोड़ा सा। तो आप क्या लिखोगे? थोड़ा सा इसको एडजस्ट, सही है, हाँ ठीक। लिख देना कि अतः लिखने के PQRS लिख देना। अतः जो PQRS है एक सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा? एक सम चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजा का मतलब जानते हो? बगल वाली भुजा। जैसे
मैं दिखाता हूँ। आसन भुजा का मतलब ना, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर, ये होती है आसन्न भुजाएं। तो लिखना पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं, जिसकी यहाँ पर लिख देते हैं आसन्न भुजाएं का हो, समान हो, समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाता है आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से हल कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के बराबर है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बी डी का है मध्य बिंदु है। ये हमको क्या करना है मेरे भाई, दर्शाना है। तो चलो ना दर्शा लेते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो यह है, मैं फिर से थोड़ा सा एक बार पढ़ लेता हूँ। ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब क्या होता है कि केवल इसका एक भुजा बराबर होता है ना, कोई भी एक भुजा, जिसमें जो ए बी है वो क्या होगा, डी सी के समांतर होगा। ये जो ए बी वाली भुजा है, कहाँ गया ए बी, वो डी सी के क्या होगा, समांतर, इसके समांतर। साथ ही बी डी एक विकर्ण है, ये जो बी डी दिया हमको ना, ई का एक विकर्ण है। और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, जो ई है वो ए डी का मध्य बिंदु है, इस बात को ध्यान रखना। फिर ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर, ई से होकर एक रेखा किसके समांतर, ए बी के, ए बी के समांतर एक रेखा, मतलब ई वाला इसके समांतर है, तो बोला है ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। जो बी सी जो है ना उसको एफ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, करती है। तो दर्शाइए कि जो एफ भुजा है वो बीसी का मध्य बिंदु है। जो एफ है वो बीसी का मध्य बिंदु है, ये हमको दर्शाना है मेरे भाई। तो चलो इसको दर्शाते हैं, इसको हटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया। ठीक है, अब इसी को हमको क्या करना है, एकदम बढ़िया सा डिटेल में इसको हल करना है मेरे भाई। तो चलो ना, क्या दिक्कत है, हल कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले हम यार, इसको ओ बिंदु मान लेते हैं, ओ ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में। ए बी डी में क्या हो जाएगा, ये जो ई भुजा है वो ए डी का मध्य बिंदु है, ये हमको दिया है। तो लिखेंगे ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जब ई ए डी का मध्य बिंदु है तो वहां से ये जो ई ओ है, ई वाली रेखा, वो ए बी की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि जो ई ओ है वो ए बी के क्या है मेरे भाई, समांतर है। ठीक, अब लिखोगे अतः, अतः ओ भुजा, जो ओ वाली हमारी भुजा है, ओ, वो किसका मध्य बिंदु है, ये ओ किसका मध्य बिंदु है, यही वाले डीबी का मध्य बिंदु है ना। तो लिख दो ओ भुजा डीबी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार का हो जाएगा त्रिभुज
बी सी डी में। अब देखो बी सी डी कहाँ है, ध्यान से देखना, बी सी डी इस वाले त्रिभुज में। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिखना पड़ेगा। अब ये जो ओ है वो बी डी का क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं? तो आप लिखोगे हाँ सर है, तो लिखो ओ भुजा बी डी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। जो ओ वाली भुजा है वो क्या है मेरे भाई, बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब ई बी डी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो आपका कौन सा जी, एफ ओ, ये वाला जो भुजा होगा एफ ओ या ओ एफ ना, इसको एफ ही कहो, जो एफ ओ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो डी सी, ये जो डी सी नहीं है उसकी क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखोगे जो एफ ओ होगा वो डी सी के क्या होगा, समांतर होगा, होगा ना। तो मेरे भाई देखो, जब ई वाला इसके समांतर है तो हम लिखेंगे ना अतः, अतः यफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, कहाँ से, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है मेरे भाई, आंसर मध्य बिंदु का जो होता है उसका उल्टे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ई और एफ ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, देखिए दर्शाइए कि रेखा ए एफ और ई एफ विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करते हैं। ये जो ए एफ है, ए एफ कहाँ है मेरे भाई, ये जो ए एफ है, और ई सी विकर्ण बी डी, बी डी को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब समान हिस्सों में, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब हमको दिखाना है कि जो डीपी होगा, जो पी क्यू होगा और जो क्यू बी होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समत्रिभाजित करता है, इसका मतलब क्या होगा, समत्रिभाजित मतलब तीन भागों में बराबर, तीन भागों में क्या करता है, बांटता है ना, वही निकालना है। चलो निकालते हैं इसका काम, कौन नहीं हटा लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है ना, तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि जो डीपी होगा वो बराबर किसके होगा, पी क्यू के, और बराबर किसके होगा, क्यू बी के। ये हमको सिद्ध करके लाना है, ये जो डीपी है वो पी क्यू के और क्यू बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब मेरे भाई हल होता है। उपपत्ति में क्या हो जाएगा कि ए बी सी डी एक हमारा क्या था भाई, कौन सा चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज था, हाँ समांतर चतुर्भुज था। तो लिखेंगे कि जो ए बी सी डी है वो एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो लिखना
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ध्यान देना, ये जो आपका ए बी है वो क्या होगा, डीसी के समांतर हो जाएगा ना। ए बी जो होगा वो क्या होगा, डीसी के क्या होगा, समांतर होगा। और वह जो ए बी होगा वो डीसी के बराबर भी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि एक जो भुजा, समांतर चतुर्भुज में क्या होती है कि जो मतलब आमने सामने की जो भुजा होती है वो समांतर भी होती है और एक दूसरे के बराबर भी होती है, ये हमको पता है। ठीक है, तो जो इसका आधा होगा, अब इसका जो आधा होगा 1/2 ए बी, इसका आधा, और समांतर किसके हो जाएगा 1/2 डीसी के। आधा का हमने सब में गुणा कर दिया, कोनो दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। वह 1/2 यहाँ भी ए बी हो जाएगा, 1/2 मतलब ए बी का आधा, वो किसके बराबर होगा, डीसी के आधे के। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो 1/2 ए बी का आधा, हमको ये वाली भुजा चाहिए, तो ए बी का आधा ए ई होगा और ई बी होगा, तो हमको ए ई चाहिए, तो हम ए ई लिखेंगे। ठीक है, समांतर होगा 1/2 डीसी के। डीसी कहाँ है, यहाँ है, तो देखो डीसी यहाँ है, डीसी का आधा का होगा, डीएफ होगा और एफसी भी होगा। तो हमको चाहिए क्या, हमको एफसी चाहिए, तो एफसी देखो ई वाला चाहिए हमको, ई वाला, ये जो अंदरवा नहीं खींचा गया ये वाला चाहिए पूरा, तो हम ई अंदरवा का लेके चलेंगे, अंदर का, बाहर का कुछ नहीं चाहिए। देखो इसका जो डीसी है ना उसका आधा ये डीएफ भी होगा और एफसी भी होगा, तो हम एफसी लेंगे। ठीक है, वह 1/2 ए बी का आधा ए ई अब हमने लिया था, ए ई बराबर 1/2 डीसी का आधा एफ सी, ले लिया ना, कोई दिक्कत। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ई एफ क्रमशः ए बी और डीसी के मध्य बिंदु है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। आगे अतः देखो ये जो ए ई है वो एफ सी के समांतर भी है और जो ए ई है वो एफ सी के बराबर भी है। तो जब ए ई एफ सी के समांतर भी होगा अब बराबर भी हो जाएगा, तो यह एक समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः ए ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज किसमें भाई, देखो हमने ए ई एफ सी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए ई एफ सी को हमने समांतर चतुर्भुज दिखा दिया। अब हम क्या लेंगे, अब लेते हैं त्रिभुज ये वाला लेते हैं ना, ए बी पी, ये वाला त्रिभुज ए बी पी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में ई जो होगा, ई वो ए बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये जो इसमें ए बी पी में जो ई होगा ना,
ई, वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, होगा कि नहीं? तो आपको कहोगे हाँ सर हो जाएगा। तो जब ई मध्य बिंदु होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे कि ये जो ई क्यू है ना, वो ए पी की क्या होगा? समांतर होगा। तो लिखेंगे कि जो ई क्यू है वो ए पी की क्या होगा? समांतर होगा। कैसे? क्योंकि जो ए ई एफ सी है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा? अतः जो क्यों है वो पीबी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये जो क्यों है, क्यों कहाँ गया? क्यों, क्यों जो है ना वो क्या है? पीबी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो जब ई मध्य बिंदु होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वो क्यू बी के क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखो जो पी क्यू होगा वो क्यू बी के बराबर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब लो त्रिभुज कौन सा ले? अब डी क्यू सी में डी क्यू सी में क्या हो जाएगा? ये जो यफ होगा वो डी सी का मध्य बिंदु होगा ना। तो लिखो यफ डी सी का मध्य बिंदु है। यफ का है डी सी का मध्य बिंदु है। तो एक बात देखना भाई, इधर आओ जी। तो जब एफ और डी सी का है मध्य बिंदु है तो यहाँ से हमारा जो होगा ये जो पी एफ होगा वो क्या होगा? क्यू सी के क्या होगा? समांतर हो जाएगा ना। ये जो पी एफ होगा वो क्यू सी के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्योंकि जो ए बी एफ सी है वो एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना इस पे कर लेते हैं और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। इतना होने के बाद जब ई अतः तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः लिखना अतः, अतः क्या हो जाएगा? ये जो P है ना वो क्या हो जाएगा? आपका डी क्यू का मध्य बिंदु है। जो P और डी क्यू का मध्य बिंदु है। अब जब डी क्यू पी जो होगा डी क्यू का मध्य बिंदु होगा तो हम लिख सकते हैं ना कि जो डी पी है वो पी क्यू के क्या होगा? बराबर होगा। तो जो डी पी है वो पी क्यू के क्या होगा? बराबर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब एक व दो से हमारी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। देखो एक में हमने क्या बराबर दिखाया था? एक में हमने दिखाया था कि ये जो पी क्यू है वो क्यू बी के बराबर है। तो जब पी क्यू क्यू बी के का है? बराबर है। तो यहाँ से लिखना ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, लिखना समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि ये जो आपका जो डीपी होगा पी क्यू के बराबर होगा और जो पी क्यू होगा, देखो जो डीबी होगा पी क्यू के बराबर होगा और जो पी क्यू है वो क्यू बी के बराबर है। तो क्यू बी के भी बराबर हो जाएगा। आंसर यह लाना था। ठीक है, यहाँ से देखो जो डीपी है वो पी क्यू के बराबर है। तो जो डीपी है वो पी क्यू के बराबर है और जो पी क्यू है और जो पी क्यू है वो क्यू बी के बराबर है। तो पी क्यू के बराबर हमने क्यू भी लिख दिया ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने आराम से हल कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो क्या बोला है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है और दूसरे में MD लंब है AC पर, तीसरे में CM MA बराबर होगा 1/2 AB के। ये तीन चीज हमको क्या करनी है, इसमें बतानी है। तो सबसे पहला काम कि इसका फिगर बना लेते हैं भाई। तो फिगर बहुत ही आसान सा है इसका ना। देखिए फिगर यहाँ पर हमने बना लिया है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, हल करेंगे। छोड़ो, इसका नाम ले लो भाई, ये D है, ये M है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज। तीन क्वेश्चन हल करना है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये जो D है वो AC का मध्य बिंदु है, ये दर्शाना है। तो कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC ले लो। ABC में ABC में यम AB का मध्य बिंदु है। यम जो है वो AB का मध्य बिंदु ये दिया है हमको, ठीक है। तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो जो आपका ये MD होगा ना, वो BC के समांतर हो जाएगा। MD वो DC की क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। अतः अतः जो D होगा अब वो AC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। D AC का मध्य बिंदु है। कहाँ से, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम से, ठीक है। पहला हो गया, पहले का आंसर। अब दूसरा, तो दूसरा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमको MD जो था वो DC के समांतर दिया था, BC के। ये हमने DC यहाँ लिख दिया, यहाँ BC रहेगा मेरे भाई, BC का हो जाएगा, BC के समांतर है, ठीक है। और जो कोण C है वो का समकोण है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ये जो कोण C होगा ना वो D के बराबर, इहो 90 का कोण बना रहा है। तो लिखोगे कि जो कोण C है वो कोण D के बराबर है। कहाँ से, समकोण ना। और कोण D बराबर समकोण है तो मतलब 90 अंश होगा। तो जब ये 90 अंश हो गया तो हम लिखेंगे अतः जो MD है वो लंब किस पे होगा, AC पर। दूसरे वाले का आंसर। अब तीसरा देखो, तीसरा हल करने के लिए हम क्या कर लेंगे, दो त्रिभुज ले लेते हैं। पहला एक है ADM, ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं। और एक है त्रिभुज ले लेते हैं CDM, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ADM CDM। तो लिखना त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM में, इसमें क्या हो जाएगा, इसको कोण 1 मानते हैं, इसको कोण 2। ये जो कोण 1 होगा वो 2 के बराबर, क्योंकि सभी समकोण है 90 के बराबर हो जाएंगे, 90 90 के हैं। तो कोण 1 कोण 2 के क्या होगा, बराबर। समकोण 90 अंश से, दोनों 90 90 के हैं। और क्या हो जाएगा, इसमें ये जो MD है, इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में MD उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो लिखोगे MD बराबर MD उभयनिष्ठ। और क्या है मेरे भाई,
जो AD होगा वो DC के क्या होगा बराबर, क्योंकि जो AC है उसका मध्य बिंदु का है D है, तो AD DC के क्या होगा बराबर, AD बराबर DC। कैसे, क्योंकि D AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या दिखा कि दो ठे भुजा और एक के कोण बराबर हो गए, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से जो हमारा त्रिभुज होगा ADM वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDM के। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम सभी भुजाओं को आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो हम क्या दिखा सकते हैं कि ये जो CM होगा ई वाला भुजा ना, वो MA के क्या होगा बराबर, ई वाला भुजा इसके बराबर दिखा सकते हैं CPCT नियम से। तो हम लिखेंगे कि जो CM है वो MA के बराबर हो जाएगा CPCT नियम द्वारा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। ठीक है, और जो MA होगा, MA ये आधा दूरी है किसका, AB का आधा है, तो MA जो है वो बराबर हो जाएगा 1/2 AB के। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिखोगे M AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखो, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसको 1 मान लेना, इसको 2, तो लिख देना समीकरण 1 और 2 से। ये जो CM है वो किसके बराबर है, MA के, और जो MA है वो किसके बराबर है, 1/2 AB के। यह लाना था आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये जो CM है वो MA के बराबर था, MA किसके बराबर था, 1/2 AB के। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, नींद आ रही है, बाय।